अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? हाल अब बेहतर है और शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम यहाँ आ पाएंगे, वक्त पर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का निज़ाम बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। इनफैक्ट ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई थी जब 80 घंटे से ज़ायद आपके घर बिजली ना हो और जनरेटर अगर कहीं से आप अरेंज कर भी लें तो उसमें डालने के लिए फ्यूल ना हो, फिर राबता करने के लिए मोबाइल सिग्नल्स ना हो, घर के बाहर, मेरे तो नहीं लेकिन इनके घर के बाहर लिटरली समंदर जैसी हालत हो, तो फिर कैसी जिंदगी होगी। और आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा कि जुम्मे को बड़ी बहादुरी से वैसे हमारी टीम ने पूरा शो किया, लेकिन मैं ना पहुंच सकी और उसकी वजह भी यही थी कि देयर वाज एब्सोल्युटली नो वे, जिसको कहते हैं ना कि अब्दुल्ला, जहां मैं रहती हूं तो वहां तो अब समझे कि एक सड़क तो थी नहीं, बिल्कुल लगता था कि वो ओशन व्यू आ गया। और जैसे आपकी होती है ना, मजाक में कहते हैं कि जी सी फ्रंट प्रॉपर्टी है हमारी, जो कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस दिन लग रहा था कि बिल्कुल बन गई। आज अलबत्ता हम बड़े खौफजदा थे कि चंडीगढ़ रोड का भी ऑब्वियसली आपको पता ही है कि कश्तियां चल रही थी यहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ दिस मॉर्निंग एवरीथिंग सीम्स टू बी क्लियर। एज ऑफ दिस मॉर्निंग एंड यस्टरडे एज वेल, क्योंकि मैं आपको हम अपनी ना जरा घर की बातें भी आपको बताएंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं। ट्वीट हमें किए कि भाई आपके साथ क्या गुजरी, आप अपनी आप बीती सुनाएं। मेरी गाड़ी हम जुमेरात को लेके आए थे और मैं गाड़ी वापस नहीं लेके जा सका था, तो यहीं खड़ी रह गई थी दफ्तर के बाहर ही। और कल मैं जब अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से गया हूँ तो गाड़ी में 6 इंच पानी था। ठीक है, और ये तो बड़ी बात है कि आपकी गाड़ी चल रही थी, फिर भी गाड़ी चल रही थी। और अब कल से ऑलमोस्ट कोई 12 घंटे हो गए हैं, बस यही सिलसिला चला हुआ है कि हर थोड़ी देर बाद वो तौलिए डालते हैं, बाहर निकाल के निचोड़ते हैं, उसके बाद ही ज़ाहिर है प्रॉपर सफाई होगी। तो ये मेरी नहीं है, हर घर की कहानी है ऑलमोस्ट। और हमारी तो गाड़ियों में सिर्फ या घरों में पानी आया है, लोगों की लाखों करोड़ों की गाड़ियां बह गई हैं, खत्म हो गई हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचा है, जो कारोबार थे वो बर्बाद हो गए हैं। फर्नीचर फॉर इंस्टेंस, अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहते हैं मेरा डिफेंस में बेसमेंट में फर्नीचर का काम था, बिल्कुल कुछ नहीं बचा कारोबार। एनीबडी हु हैड स्टार्टेड एनी बिजनेस, और पुराना बिजनेस भी चल रहा है, और अगर डिफेंस में हो खास तौर पे, वैसे तो आपको पता है कि पूरा कराची ही इफेक्ट हुआ है, लेकिन स्पेशली डीएचए, मतलब कि जहां यू वुड हैव एन एक्सपेक्टेशन कि यहाँ ज़रा निज़ाम बेहतर होगा, एब्सोल्युटली नॉट। इनफैक्ट अभी हम आके नोट्स कंपेयर कर रहे थे सारे ऑफिस में, और बहुत जगहों से जहाँ आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये तो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो गई होंगी, वहाँ ना लाइट गई, ना पानी जमा हुआ, और फिर ऑफ कोर्स इतनी महंगी और बड़ी लोकेलिटीज़ हैं, ये हाल हुआ है के इलाके बहुत ज्यादा बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और दूसरा डीएचए क्लिफ्टन, जितना इस दफा डीएचए मुतासिर हुआ है शायद ही कराची का कोई भी इलाका मुतासिर हुआ हो। कल रात 11 बजे मेरा उस सड़क से गुजरना हुआ, खयाबान इत्तेहाद, जो कि एक रेस्टोरेंट को कुरंगी से मिलाती है और बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। वहां पर अभी भी 1.5 फुट पानी मौजूद है और दोनों तरफ सड़क के कम से कम भी 30-30 करोड़ रुपए के घर हैं, क्योंकि वो 4-4 हजार गज के घर हैं, और वहां पर बिजली नहीं थी। इट वाज अ टोटल ब्लैकआउट टिल लास्ट नाइट आफ्टर 4 डेज। अच्छा, इधर ऑब्वियसली बहुत सी आज बातें करनी है और इसमें डिटेल में भी हम जाएंगे जरा मजीद, लेकिन अब गाड़ियों का आप जिक्र कर रहे थे कि जी हर 2 घंटे बाद आप गाड़ी से पानी निकाल रहे होते हैं, आधे से ज्यादा कराची का यही हाल है। व्हाई डोंट वी कंपेयर टिप्स? अगर आप लोग भी इफ यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग तो आप जरूर हमें लिखें, आप हमें ट्वीट करें। वीड लाइक टू टॉक अबाउट सम आइडियाज। कल मैं अब्दुल्ला को भी गूगल करके यूट्यूब पे वीडियोस भेज रही थी कि गाड़ी में से पानी किस तरह निकालो एंड ऑल दैट, बट दिस इज अनदर बॉल गेम। मतलब जो कराची में हुआ है वो थोड़ा बहुत पानी नहीं था, वो पूरी गाड़ियां डूबी हुई थी। इफ यू हैव एनी टिप्स शेयर विद अस और हम इस फोरम पे बात करेंगे। अच्छा जी, एट द सेम टाइम हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि वो इलाके जो कराची के अब तक बिजली से महरूम हैं, बहुत घंटे, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कोई 70 घंटे बाद बिजली आई है, और क्या हाल था ना ही पूछें आप। एक दोस्त की तरफ रहना पड़ा, 2 रातें हमने किसी और की जगह किसी और की तरफ गुजारी। और बाय द वे हम यहाँ कराची के शहरियों को यकीनन उनकी तारीफ करना चाहेंगे, जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर एक दूसरे की मदद की है, जिस तरह से लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, चाहे किसी को किसी जगह से निकालना हो, जिनके पास बड़ी गाड़ियां थी, ट्रक्स थे। उसके बाद फ्यूल वो बहुत ज्यादा लोग बांट रहे थे, ऑब्वियसली जिसको चाहिए। आप समझें डिलीवरी सर्विस, गरम घर का पका हुआ खाना, ये भी जो है डिफरेंट पोर्टल्स पे ये चीजें आ रही थी कि अगर किसी को कोई इस किस्म की जरूरत है, किसी को खाना ना मिल रहा हो, किसी जनरेटर के लिए फ्यूल ना मिल रहा हो, किसी को इधर से उधर जाना हो, किसी को दवाइयां ना मिल रही हो, तो डेफिनेटली पीपल वर हेल्पिंग, और अपनी मदद आप लोग, और लोगों ने सबसे बड़ी बात तो ये हुआ कि अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे। बहुत बड़ी बात है।
हैं कि भाई सड़कों के जहाँ हाल नजर आ रहा है कि बहुत बुरा है और कुछ लोग बिल्कुल डूबे हुए हैं, तो वहाँ पीपल हैड ओपन द डोर्स। इसमें कोई शक नहीं है इस किस्म की जब कोई आफत आती है तो आप जरा शहरियों का वो जो ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए एक जज्बा जो होता है वो तो एक बिल्कुल टॉप लेवल पे होता है। कल मैं बिजली की आप बात कर रहा था, वो भी बात करनी है। और अफसोस की बात यह है कि कल मैं जिस इलाके का खैबान इत्तेहाद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसी तरह बुखारी का भी यही हाल है और सुजानी में भी काम करता हुआ कोई नहीं नजर आ रहा। ट्रेजेडी ये है कि रात 11 बजे भी अगर वो 1-1.5 फुट पानी खड़ा हुआ है तो वो खड़ा हुआ है, वहां पे मेन रोड है जो कुरंगी को सीवीयू से मिलाती है, वहां पर कोई बाउजर तो नजर आता। Nobody was there. We are not equipped for the kind of calamity जो हुई। हम इतने ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, ना ही इस किस्म की चीज पहले हुई है। यस, ये तो शहर बना ही इस तरह हुआ है कि नेचुरली इस किस्म का डिजास्टर तो होना था, लेकिन अगर हो जाए तो उसके बाद किस तरह टेक केयर करना है। ये सुबह अल सुबह के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं, वही सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। जैसे अब्दुल्ला आप बता रहे थे कि बहुत जगह बिजली जो थी वो कितने घंटों तक बहाल नहीं हुई थी, लेकिन जहां बिजली थी वहां भी वोल्टेज के बहुत इश्यूज चल रहे थे। कितनी चीजें, मेरे घर के कितने, मैंने आपको बताया कि 2 एयर कंडीशनर्स जो हैं वो बिल्कुल खराब हो गए। सो उस तरह अदरवाइज नुकसान भी बहुत हो रहा था। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर खड़े पानी में इस तरह 1.5-2 फुट अगर किसी इलाके में पानी खड़ा है, वहां बिजली अगर आ जाए ना तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान होता है। मीटर्स में आग लगने के एक्सीडेंट्स के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं बाज़ जगहों पर। कहीं पानी आ सकता है, पानी में करंट आ सकता है, तो जब तक पानी नहीं उतरेगा कि इलेक्ट्रिक वालों ने तो कह दिया है कि बिजली हम नहीं खोलेंगे। हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये जन्म दे रही हैं एक इंक्वायरी को, जो कि वी आर गोइंग टू ट्राई टू टॉक टू सम केई ऑफिशियल ऑन आवर शो दिस मॉर्निंग। हम कोशिश करेंगे, बल्कि अगर वो हमें सुन भी रहे हैं तो प्लीज़ हमारी ज़रा फ़ोन कॉल्स का जवाब दें और वी वुड लाइक टू स्पीक टू देम, ताकि कोई तो आंसरेबल हो ना कि होना है कि क्या। लेटेस्ट मौक़िफ़ हम तक पहुंचा है वो यही मौक़िफ़ है कि जहां पानी उतर गया है वहां तो बिजली रिस्टोर हो गई है, जहां पानी अभी उतरने का काम नहीं शुरू हो सका, जहां कई फुट पानी अब भी खड़ा हुआ है, वहां पर अभी बिजली रिस्टोर नहीं की जा सकती। I do understand this as well. This does make sense, क्योंकि हमने खुद देखा है कि टावर्स और केबल्स किस तरह पानी के अंदर गिरी हुई हैं। एक दफा फिर आपको याद दिला दें, लेकिन एट द सेम टाइम हुमा ये टावर्स और केबल्स गिरी हुई हैं, इस बात पे भी एक लंबी बहस की जा सकती है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है कि टावर्स और केबल्स पानी में गिर गए। मैं आपको एक बात बताऊं, बात तो इतनी लंबी होनी चाहिए कि हम अपना जो हमने आज की तैयारी की हुई है ना शो की, हम छोड़ दें और लिटरली इस चीज पे बात करें। एंड वी शुड टेक ऑल द फोन कॉल्स विद ऑल द रेलेवेंट पीपल एंड डिमांड सम आंसर्स, बट ऐसे चूंकि हो नहीं सकता, सो वी हैव टू मूव ऑन। और एक दफा फिर आपको याद दिलाएं कि जुमेरात की तबाहकुन बारिश के बाद 5वां दिन आ गया और कराची की जिंदगी अब तक मामूल पर नहीं आ सकी। शहर को ठीक करने के दावे वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली हो रहे हैं, लेकिन हंगामी बुनियाद पर काम होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। जिस तरह हम आपको अपना आई विटनेस रिपोर्ट भी दे रहे हैं दैट वी डोंट रियली सी एनीथिंग हैपनिंग। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कई इलाकों में अब तक पानी जमा है। नया नाजमाबाद में नेवी और आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को पानी से निकाला। गुज़िश्ता रोज आपको फिर बताएंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खरादार का दौरा किया और उनका कहना था वाटर बोर्ड और KMC की गाड़ियां पानी निकाल रही हैं। ये उन्होंने रिपोर्ट किया है। तकलीफ पर शहरियों से माजरत खा हैं। लोगों के घरों को नुकसान हुए हैं, लोगों के दुकानें जो हैं उनमें उनकी इन्वेंट्री को नुकसान हुआ है। तो उसका भी इंशाअल्लाह ताला फेडरल गवर्नमेंट के साथ मेरी बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर ने भी यकीन दिलाया है कि मदद करेंगे। उसके साथ साथ कि इलेक्ट्रिक भी मैं कल गया था, इसलिए कि एक बड़ा मसला बिजली का है और लोगों की फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि घरों तक वो महसूर हैं और घर में अंदर रहने के लिए अगर बिजली भी नहीं होगी तो और तकलीफ हो जाती है। फिर सेल फोन्स परसों बंद हो गए थे। कराची में शदीद बारिशों और बिजली की तवील बंदिश की वजह से 2 दिन तक, इनफैक्ट अब 3 दिन तक, अब यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 9-10 मुहर्रम को वैसे ही मोबाइल नेटवर्क ज़रा कम आते हैं, लेकिन ये तो 3 दिन पहले ही सिलसिला शुरू हो गया था। और मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को कहना, वैसे उनके भी सिस्टम मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, उनका भी यही रीजन था कि जनरेटर्स में फ्यूल नहीं पहुंच जो टावर्स जनरेटर बिजली तो आना फिर बंद हो गई और जो जनरेटर्स थे इवेंचुअली उनका भी फ्यूल तो खत्म हो ही जाना था। और ना सिर्फ ये बल्कि ATM मशीनें नहीं चल रही थी। बहुत
कम थी जहां पर पैसे मौजूद थे। पेट्रोल स्टेशन पर डीजल और पेट्रोल के लिए लंबी कतारें गाड़ियों की, और जो वैसे खड़े हुए थे पैदल लोग बोतलों में फ्यूल लेने के लिए अपने जनरेटर्स या दीगर जरूरियात के लिए, वो अलहदा थे। और जो फ्यूल कार्ड सर्विस है वो भी एक्चुअली जो फ्यूल कार्ड पे पेट्रोल डलवाते हैं वो कार्ड ही नहीं चल रहे, टेलीफोन लाइन और सिग्नल और इंटरनेट ना। बल्कि कल तक अगर आप ग्रोसरी भी करने जाते तो आपका डेबिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, यू हैड टू पे कैश। बाय द वे ये ग्रोसरी स्टोर्स पे क्या हुआ, क्योंकि कल मैं कुछ सामान इनफैक्ट पानी की बोतल लेने बड़ी वाली गया, वो नहीं मिल रही थी पूरे शहर में मुझे। पांच स्टोर्स में मैंने पता किया। एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। नेचुरली पानी सड़कों पे था तो वो डिलीवरी वाली सारी वैनें नहीं आ सकी, तो वन थिंग लेड टू अनदर और ये सब कुछ हुआ। हेंस सो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अभी एक बात तो तय है कि जिन इलाकों को पॉश तरीन समझा जाता था और महंगा तरीन समझा जाता था वो इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, और वो कहते हैं ना ढोल का पोल खुल गया है। अब आई हैव स्पोकन टू पीपल हु आर एक्चुअली प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ दीज पॉश एरियाज। वो कहेंगे जनाब अगर साल में 3-4 दिन भी ये जो होना था वो हो गया है ना, तो फिर इट्स नॉट वर्थ लिविंग हियर एंड पेइंग सो मच टैक्सेस एंड मनी। आई टोटली एग्री विद यू। अच्छा, बहुत सी बातें तो ऑब्वियसली हम दोनों का आंखों देखा हाल और हमारी टीम ने जो देखा, लेकिन इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कमर अली मस्तोई खयाबान शहर DHA में मौजूद हैं और वहां से वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि व्हाट ही इज सीइंग देयर। कमर, क्या हालात देख रहे हैं आप? जी, हमारे कैमरामैन से नासली अगर आपको इतराफ में पानी दिखाएं तो आपको ये गुमान नहीं करना चाहिए कि हम झील में घूम रहे हैं, बल्कि इस वक्त हम मौजूद हैं डिफेंस खयाबान शहर में, जहां बारिश को हुए 5 रोज़ हो गए हैं लेकिन अभी तक बारिश का पानी यहाँ पर घरों में मौजूद है। डिफेंस खयाबान शहर की गलियाँ जो हैं वो पानी से भरी हुई हैं, कई फीट पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ निकासी का काम पाँचवा रोज़ है अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ डिफेंस खैबर शहर नहीं, डिफेंस बुखारी कमर्शल की बात की जाए, डिफेंस में अगर खयाबान शुजात की बात की जाए तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। यहाँ पर जो है पानी का निकासी ना होने की वजह से शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं, क्योंकि पानी की निकासी नहीं की गई तो कलेक्टर की जानिब से यहाँ पर बिजली भी नहीं खोली जा रही, यहाँ लोड शेडिंग भी ताहाल हो रही है, जिसके बाद शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। डिफेंस के अलावा अगर आप सुजानी टाउन में जाएँ तो वहाँ पर आपको डिफेंस से सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी घुटनों पानी खड़ा हुआ है, लोग घरों में महसूर हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लोग मुंतज़िर हैं कब हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक होगी और जो है वो उनके इलाकों में से पानी निकल सकेगा। अगर आप टावर पे चले जाएं तो टावर पर भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, मीठादर की यही सूरत हाल है, इलाकों में ताफुन फैल गया है, शहरियों के लिए घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है, जिसके बायस शहरी जो है इन इलाकों से वक्ती तौर पर नकल मकानी करके अपने जो है वो रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए चले गए हैं। सो ये सूरत हाल है टावर, सुरजानी टाउन और DHA के मुख्तलिफ खयाबान, यहाँ पर एक जैसी तकरीबन सूरत हाल है। और ये खयाबान शहर जहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर बाकायदा सड़क के बीच में ना इस टेबल जितने चौड़े, यानी कि ऑलमोस्ट 6 फुट चौड़े वो ढकने लगा के नाले बनाए गए थे। अगर उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ तो आज से 9 साल पहले ऑलमोस्ट 75,000 रुपए पर हाउस होल्ड DHA CBC ने लिए थे ये नाले बनाने के लिए। उनका हिसाब जरूर होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए और किस सबसे पहले तो उस इंजीनियर को लेके आए ना, उसे तमगा उसने कारकर्दगी पेश करें जिसने सड़क के बीचों बीच ये नाले बनवाने का सजेशन दिया, और सजेशन अप्रूव भी हो गया। एंड नाउ अब ये आफत आई गई है तो इसके बारे में जरूर बात होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव ऑफन वंडर्ड जब मैं नई भी कराची मूव हुई थी कि ये नालों की सिचुएशन क्या है और व्हाई इन द मिडल ऑफ द रोड। ये वाले वो स्लैब रख के नाले बने हैं। अभी इतनी बड़ी आफत के बाद भी समझ नहीं आई कि ये नाले, ये मिडल ऑफ द रोड नाले का क्या जवाब है, ये क्यों है, और अब ये आपके सामने है कि ये बिल्कुल होने नहीं चाहिए। दिस वाज अ बैड आइडिया टू बिगिन विद एंड आई डोंट नो हु अप्रूव्ड इट। तो अब मुताल्लिका अथॉरिटीज जो हैं उनको डेफिनेटली दे नीड टू लुक इनटू इट कि ये हुआ क्या है। रुकन असेंबली PTI शहजाद कुरैशी साहब इसी इलाके के DHA और क्लिफ्टन से रिप्रेजेंटेटिव हैं सूबाई असेंबली में, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि तूफानी बारिश के 4 दिन बाद अब डिफेंस क्लिफ्टन के एग्जैक्टली हालात क्या हैं? रात तक तो हमने देखा पानी खड़ा हुआ था, अभी भी हमने रिपोर्ट किया। आप बताइए, आप तो मुख्तलिफ आप और ज़्यादा इलाकों में सर्वे कर रहे हैं ज़ाहिर है। इस वक्त आपको पता है कराची में जो छठा स्पेल आया था पूरा कराची इसमें डिस्टर्ब हुआ है और क्लिफ्टन डिफेंस भी हुआ है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 दिन के बाद पानी काफ़ी हद तक कम हुआ है, सिवाय डिफेंस फेज 6 के रह गया है। बाकी जो रेस्क्यू टीमें वो काम कर रही हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह 90% बिजली तो रिस्टोर हो गई थी, बाकी 10% भी आज हो जाएगी।
और अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं डिफेंस क्लिफ्टन। अच्छा, ये भी बता दें शहजाद कुरैशी कि यहाँ के रिहायशियों को DHA के शिकायत रही कि DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के लोग कहीं काम करते नजर नहीं आए। अभी हम अपना भी कुछ आंखों देखा हाल यही बता रहे थे कि एक एब्सेंस है उनकी, हत्ता कि सिंध हुकूमत की गाड़ियाँ नजर आ गई जिनका इन इलाकों में काम भी नहीं है। तो लेकिन यहाँ के जिम्मेदार कहीं नहीं थे। आप यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं, आपने हुकाम से बात की है कि हो क्या रहा है और हमें क्यों नहीं काम होता नजर आ रहा? ऐसा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट तो अपने इलाकों में नज़र नहीं आती, तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड या DHA में कहाँ से नज़र आएगी। यहाँ पर काम हुआ है। ऑब्वियसली बारिश का जो स्पेल था और बारिश इतनी शदीद थी कि पूरे DHA में पानी जमा हुआ, बहुत सारे इलाकों में पानी जमा हुआ, लेकिन उसकी वजह ये थी कि बारिश बहुत थी और बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी का अखराज बहुत कम था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। काफ़ी हद तक DHA क्लियर हो गया है और अभी हमारे DHA के हकाम से बात भी हुई है। उन्होंने हमें भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है और इंशाल्लाह फ्यूचर में अब ऐसे प्लान बनेंगे कि बड़े से बड़ा इंशाल्लाह स्पेल DHA और क्लिफ्टन को डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। अच्छा शहजाद साहब, अब शहरियों का तो ज़ाहिर है बड़ा नुकसान हुआ है, आप तलाफ़ी ही करें तो कैसे करें? दूसरी जानिब 4-4 दिन बिजली गायब रही है, ये एक और अजियत बन जाता है सिलसिला, क्योंकि आप घर में तो महसूर हैं लेकिन बिजली भी नहीं आ रही है। तो क्या इलेक्ट्रिक बराह रास्त वफाकी हुकूमत की डोमेन में आती है? इस पर कोई बात हुई है? ठीक है, जहाँ पानी खड़ा है बिजली नहीं खोल सकते, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है कि तारे भी गिरी हुई हैं, पोल्स भी गिरे हुए हैं एक बारिश से। ऐसा नहीं है, हमने हमेशा बात की है और आपने देखा होगा कि हेड ऑफिस के बाहर हमारे सारे MPs MNAs ने आवाज़ उठाई थी, हमने असम्बली में आवाज़ उठाई, हमने हमेशा KE के ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, क्योंकि कराची ने हमें वोट दिया है, कराची के आवाम ने हमें वोट दिया है, हमें यहाँ से इलेक्ट किया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कराची के आवाम के लिए आवाज़ उठाएँ। नो डाउट 3-4 दिन बिजली का बहुत बुरा हाल था, अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बिजली रिस्टोर होना शुरू हो गई है। कराची के बेशतर इलाकों में अब हालात बेहतर हैं, लेकिन ऑब्वियसली KE की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उन्हें हम कतई नहीं छुपाएंगे और हम हमेशा से हक की बात हमने की है और हम ये कहते हैं, हमने वज़ीर आज़म से भी मुतालबा किया था, हम नेपरा से भी किया था कि KE को चेक एंड बैलेंस रखें और जो कराची की आवाम को जो अजियत दी जा रही होती है, जो KE दे रही होती है, अनअनाउंस लोड शेडिंग होती है और ज़रा सी बारिश में भी बंद हो जाता है, लेकिन इस बार तो बारिश बहुत शदीद हुई थी और पूरा कराची डिस्टर्ब हुआ है, तो हम समझते हैं कि KE को अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया आपका शहजाद कुरैशी साहब, आपके कल के और आज के मौक़िफ़ में मुझे ज़रा थोड़ा सी तब्दीली नज़र आ रही थी, क्योंकि बारिश तो यकीनन बाकी शहर में भी हुई है, लेकिन बाकी शहर का वो हाल नहीं हुआ जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल हुआ है, तो इस पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। एहसन अनीस साहब, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, मेरे यहाँ ऑलमोस्ट 72 घंटे बाद बिजली आई है, लेकिन कराची के बहुत से इलाके थे जहाँ पर बिजली नहीं गई, तो एग्जैक्टली हमें ज़रा सिस्टम समझाए कि जहाँ पर अब भी बिजली नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है, और जहां पर नहीं गई बिजली वो क्यों नहीं गई? सर बहुत शुक्रिया आपका। सर जहां पे बिजली जो है, जहां वाटर लॉगिंग से इलाकों में जहां तक नीचे सब स्टेशन के अंदर पानी आ गया था, वहाँ सेफ्टी की बुनियादों पे उस वक्त फीडर को ऑफ किया गया ताकि कोई हादसा पेश ना आए, सेफ्टी की मंजूर करते हुए। तो जिन इलाकों में पानी 3-3 फीट जमा हो चुका था और हमारे सब स्टेशन होते हैं जहाँ जहाँ पहला हमारा केबल जाता है, वहाँ पानी जब वहाँ अंदर आ गया था तो वहाँ हमने प्रिकॉशनरी मेजर लेके बिजली को बंद कर दिया गया था उस वक्त वहाँ, ताकि सेफ्टी का कोई इंसिडेंट ना हो जाए। अच्छा, जिन इलाकों में पानी नहीं जमा हुआ या फिर वहाँ सब स्टेशन में पानी अंदर नहीं आया था, वहाँ बिजली को मुकम्मल तौर पर ऑन किया गया था। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त कराची में जो डिफेंस और क्लिफ्टन को छोड़ के बाकी शहर को, बारिश तो पूरे शहर में हुई थी, पर डिफेंस क्लिफ्टन को छोड़ के बाकी एरिया में ना इतनी वाटर लॉगिंग हुई थी, ना इतना पानी जमा था, तो वहाँ काफी जल्दी मरम्मती काम को मुकम्मल एक और तस्दीक हो गई कि सब जगह लाइट आ रही है एक्सेप्ट DHA। बिल्कुल, तो ये बात मजीद इसमें जरा डेल्व करते हैं और आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपकी किस किस से ऑब्वियसली DHA में या क्लिफ्टन जो आप इलाके कह रहे हैं, किन हुकाम से आपकी बात हुई या मुलाकात हुई कि ये पानी निकलेगा तो बिजली बहाल होगी?
बिल्कुल। तो हम अभी तक भी जो है ना वो पूरी रात भी इन लोगों के साथ थे, सीबीसी के साथ और वाटर बोर्ड के हमले के साथ भी, जो हमें पंप्स मुहैया कर रहे थे और जो वहाँ काम कर रहे थे। इस वक्त भी जो है ना वो 3, 4, 5 इलाके हैं ऐसे डिफेंस में मौजूद, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है और वहाँ हमारे अंडरग्राउंड में केबल में जहाँ जहाँ फॉल्ट आया पानी ऊपर तक मौजूद है। वहाँ हमने सीबीसी से खास तौर पर, अगर आप लोग सब भी आपको में होंगे और लोग भी सुन सकते हैं, जैसे बुखारी कमर्शियल का इलाका है, फेज 6 में इत्तेहाद कमर्शियल है, निशात कमर्शियल इलाका है, ये सारे इलाके जो हैं वो पानी में काफ़ी हद तक, और फेज 8 में ख़याबान अमीर खुसरो की तरफ, तो इन इलाकों में जो है ना वो अभी भी बिजली की सूरत हाल। मैं खुद जो हूँ वो इस वक्त भी मौजूद हूँ जहाँ ख़याबान बुखारी पे, अगर आप बुखारी और शुजात के इंटरचेंज पे जाएं तो यहाँ पूरे ताहयत वहाँ पानी ही पानी है। तो हम सीबीसी से भी अभी भी दरख्वास्त है, वो 50 गाड़ियाँ भी हम सीबीसी से वो गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं। वहाँ नाले इस वक्त नहीं है तो वो बहुत ताउन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से वो पानी को उठा के लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ नाले। जी माशाल्लाह, ये भी वैसे क्या ताज्जुब की बात है ना कि नाले ही नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा। वहाँ तो वहाँ चौक हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, गटर बह रहे हैं, सीवेज गटर बह रहे हैं, गटर लाइनें बह रही हैं, वो एक और स्टोरी है। तो ऐसा नहीं साहब, अब आप चूंकि सबसे राब्ते में भी हैं और जाहिर है हम ट्विटर और फेसबुक सब पे देख रहे हैं कि बड़ी नामवर शख्सियात भी अब अपने किस्से कहानियाँ जो है ना वो शेयर कर रही हैं। अब भी जिन इलाकों में बिजली नहीं है, इत्तेहाद कमर्शियल है, निशात कमर्शियल है, ख़याबान इत्तेहाद का मेन रोड है जो विलेज रेस्टोरेंट को कुरंगी से मिलाता है, वहाँ भी तहद निगाह पानी है और भी बहुत से इलाके हैं। क्या इम्कान है आज का पूरा दिन भी लग जाएगा और रात में, क्योंकि लोग अपना फिर प्लान कर लेना कि आज भी नहीं आनी या कल भी नहीं आनी, तो कुछ ज़ाहिर सोचेंगे। देखिए हम भी अपने फेसबुक हर जगह जो है ना ये मैसेज लगा रहे हैं कि ये हर व्हाट्सएप पे हर चीज़ पे हम भी बता रहे हैं कि ये जो 6, मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ सर, ये 5 से 6 इलाके रह गए हैं डिफेंस के, बिल्कुल जो आपने थोड़े नाम लिए। इसके अलावा ख़याबान मुहाफिज का भी और इत्तेहाद के इंटरचेंज पे भी कुछ इलाका है, जैसे आप इत्तेहाद का कह रहे थे। ये 6 इलाके मौजूद हैं। सीबीसी से जब जो हमारा राब्ता हुआ है कि जैसे ही यहाँ से पानी थोड़ा सा कम कर सकें और हमारे अंडरग्राउंड पे कोई करंट ना मौजूद हो, तो हम जैसे ही होगा इसके बाद से 6 से 12 घंटे लग सकते हैं। अच्छा सुरजानी, जब जाहिर पानी निकलेगा तो ये तो स्टोरी हमें पता लग गई, जब पानी निकलेगा तभी बिजली बहाल होगी। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये सरजानी टाउन का तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं उधर की क्या सिचुएशन है। वहां भी यही है कि टावर्स गिर गए हैं या फिर केबल्स पानी में, हाउ डज दैट वर्क? और सुरजानी के अलावा भी टावर है और दीगर इलाकों में क्या बिजली आ रही है सब जगह? देखिए मेरे जो है ना वो थोड़े से आपको मैं बताता चलूँगा, 1900 के करीब फीडर हैं। 1900 के करीब फीडर से इस वक्त जो है वो डिफेंस क्लिफ्टन को छोड़ के बाकी जगहों पे इक्का दुक्का फीडर थी सिर्फ आउटेज में से पहले के ही, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो 4 दिन से बंद है। तो कोई लोकलाइज फॉल्ट अगर हो तो अलग बात है, लेकिन कोई बड़ा इलाका डिफेंस क्लिफ्टन के अलावा इस वक्त मौजूद नहीं है। क्लिफ्टन का थोड़ा सा पाक आइलैंड का एक हिस्सा है और डिफेंस के मैंने आपको ये 5 हिस्से बताए। जो हमारे पास जो है वो कोई बड़े बड़े हिस्से सुरजानी के बंद नहीं है। कुछ पोल गिर गए, पोल पे रिपेयर का काम जारी है। तो अगर आप बाकी इलाकों को देखें तो वो तो इस वक्त अगले कुछ घंटों में इंशाल्लाह आज के दिन के अंदर ही सही हो जाएंगे। बट मेरी अभी भी सबसे अपील है कि अच्छा, और खुद कंज्यूमर रेसिडेंट्स भी डिफेंस के यही बोल रहे हैं कि जब तक बिजली ऑन ना करे, क्योंकि उनकी बिल्डिंग उनके बेसमेंट्स में भी पानी मौजूद है, तो वो खुद भी कहते हैं कि जब तक ये पानी ना निकले इसको ना अंदर भी पहुंच जाएगा सर। तो जाहिर वो सुरजानी के सवाल पूछ रहे थे, तो सुरजानी और गुलशन और ऐसे इलाकों में जहां अगर पोल गिर गए तो वो मौजूद ये बन रहे हैं, लेकिन कोई वहां ऐसी हमें दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से वहां कोई लॉन्ग आउटेज हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और ये बात विजुअल्स हम देख रहे थे, वो नया नाज़िमाबाद के जो मनाजिर थे ना, वो तो एक नेक्स्ट लेवल ही सिलसिला था। और कुछ ग्रेवयार्ड जो पूरे कुछ क्या काफ़ी जो उखड़ गए हैं, तो वो भी बड़े खतरनाक किस्म के थे। एनीवे जी, हमने ये केई के रिप्रेजेंटेटिव इनसे बात की है और वही बातें जो हम आपको बता रहे थे कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि अभी तक बहाल नहीं हुई बिजली। तो ये जी रीजंस हैं कि जब तक पानी नहीं हटेगा, पोल्स बीच में गिरे हुए हैं, केबल्स गिरे हुए हैं, इट इज़ वेरी डेंजरस। बहुत से ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ शॉर्ट सर्किटिंग और आग भी लगी है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि सीबीसी और बाकी बोर्ड्स जो हैं ये पानी क्यों नहीं अभी तक निकाल रहे। वी आर इन द 5th डे नाउ। तो पानी तो निकालो, पानी निकालेंगे तो आगे की चीजें कुछ बेहतर होंगी। समंदर कितना दूर है, समंदर में ही जाके डालना है। गंदा पानी तो है नहीं, आज सच बारिश का ही पानी है, आप जाके समंदर में ड्रेन करें पानी। If we have missed out any place, कोई जगह कोई और मसला हो, प्लीज हमें ट्वीट करें। हम अभी जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब, वी वर रियली हैप्पी, 195 का टोटल था, हमें लगा बस अब ये मैच तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपका क्या तज्जिया है, कहाँ गलती कर गए हम लोग? अब्दुल्ला, हमें अब अपनी सोच तब्दील करने की ज़रूरत है।
हम माजी में बहुत छोटे छोटे स्कोर वाले मैच जो है अपनी बॉलिंग की वजह से जीते रहे। कल हम T20 इंटरनेशनल 195 करके हार गए। उससे पहले टेस्ट मैच हमारे हाथ में था, हम अपनी बॉलिंग की वजह से हार गए। देखें, यहाँ पर मिसबाउल हक मेरा ख्याल में बहुत बड़े कप्तान रहे हैं, अच्छे कोच हो सकते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में मुझे लग रहा है इंग्लैंड ने भी ये तजर्बा किया है। पाकिस्तान को चाहिए कि T20 क्रिकेट में अपना कोच तब्दील कर ले, किसी और को कोच बना दे। लाइक मोइन खान, ज़रूरी नहीं कि मोइन खान जैसा कोई और भी हो सकता है। मोइन खान ने चूँकि PSL में प्रूव किया, जदीद क्रिकेट से वाकिफ़ है। मिसबाउल हक को आप टेस्ट मैच दे, को आप यहाँ पर कोच बना लें। फिर देखें, बाबर आजम दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, कल भी उन्होंने प्रूव किया, लेकिन कप्तानी में बाबर आजम जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। कल जिस तरह शादाब खान ने जिस ओवर में 2 आउट किए, अगले ओवर में बजाय ये कि कप्तान प्रेशर बिल्ड करते, उन्होंने शादाब खान को हटाकर एकदम से इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग दे दी। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी कप्तानी की तरफ देखना होगा। फिर जो कल सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है अब्दुल्ला, वो ये ब्लंडर हुआ है कि मोहम्मद आमिर 40 मिनट के लिए बाहर चले गए। टीम मैनेजमेंट को पता ही नहीं था कि मोहम्मद आमिर वापस आएंगे और बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। हमारे मेन बॉलर थे, ठीक है, उनको उस वक्त इंजरी थी। और एक और बात यह है कि दुनिया भर में जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें तजर्बाकार लोग खेलते हैं, T20 क्रिकेट में नौजवान लोगों को खिलाया जाता है। हमारे पास खुशदिल शाह, हैदर अली, मोहम्मद हसनैन, उस्मान खान शिनवारी, ये यंग बैठे हैं। हम जो है वो पुराने और आजमूदा प्लेयर्स पर बार बार तकिया कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को 2021 में एक T20 वर्ल्ड कप खेलना है, 2022 में T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है और 50 ओवर का भी वर्ल्ड कप खेलना है। तो मेरे ख्याल में इन 3 वर्ल्ड कप्स की हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। अच्छा भट्टी साहब, हमें हमारा प्ले जो हो गया है अब रिसेंटली, अगर आप देखें, अब टेस्ट भी हम देख रहे थे और अब ये T20 मैचेस में भी हम ऑलरेडी बड़े डिफेंसिव होते हैं। मतलब हमारी फील्डिंग भी जब हम देख रहे थे, जब हमें पता था कि डिस्पाइट आवर स्कोर तो इंग्लैंड जिस तरह खेल रहा था, तो हम थोड़े से, जिसको फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, हम ठुस से हो गए थे। मतलब भाग भी नहीं रहे थे फील्ड में, हम इतनी जल्दी गिव अप कर देते, ये भी एक मसला है। अब हमारे पास तीसरा T20 रह गया है। कोशिश हमारी ये होगी कि हम थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला तो आपको पता है कि बारिश की नज़र हो गया, अब दूसरे में ये हो गया। हमें अपना माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल हुमा, जो मैंने शुरू में सोच की बात की, सोच जो है वो माइंडसेट ही होता है कि हमें, हमारे कप्तान जो हैं अनफॉर्चुनेटली बड़े प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन एज ए कप्तान वो खुद कह रहे थे ना, मैं सीख रहा हूँ। भाई आप सीखते रहेंगे, टीम यहाँ पर नीचे लगी हुई है, लिहाजा कप्तान हमें ऐसा चाहिए, किसी को भी कप्तान बना दे। अगर हम समझते हैं मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा कप्तान है, रिजवान आप देखें एक्टिव नज़र आता है, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी दे दें। कप्तान जो है वो हमेशा डिफरेंस डालता है। यहाँ हमें लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। बाबर आजम बाज़ जगहों पर जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अटैक करने की ज़रूरत होती है, हम देखते हैं कि बाबर आजम जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी पे चले जाते हैं। या तो वो, मुझे लग रहा है कि पैदाइशी तौर पर कप्तान नहीं है, प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन इंग्लैंड को आप क्रेडिट देंगे कि जिस तरह मॉर्गन ने बैटिंग की है, जिस तरह मलान ने बैटिंग की, पाकिस्तान की टॉप क्लास बॉलिंग को उन्होंने आउट क्लास कर दिया और पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के वीक लिंक को उन्होंने सामने रखा हुआ था। और पाकिस्तान की बॉलिंग आप देखें कि उन्होंने बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक लेके चले अपनी प्लानिंग को, और 1 ओवर पहले मैच फिनिश कर दिया जब डेविड ऑन मॉर्गन आउट हुए। तो अच्छा, अब आगे के लिए क्या, इंग्लैंड ने यकीनन हमें आउट क्लास किया, अब आगे के लिए क्या बेहतरी लाई जा सकती है, क्या तब्दीली की जाए, कुछ आप सजेस्ट करेंगे चेंजेस? सीरीज बचाने की बात तो नहीं कर रहे हैं? उम्मीद तो कर रहे हैं ना। चलें बताएं भट्टी साहब। एक तब्दीली हुमा हो सकती है कि वहाब रियाज बाहर बैठे हुए, वहाब रियाज तजर्बाकार भी है, उनको लाने की ज़रूरत है टीम में। लेकिन अगर आप कल टीवी के विजुअल्स देखें, इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम बिल्कुल पुरसुकून था जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। और पाकिस्तान के जो ड्रेसिंग रूम की हालत थी, मिसबा की जो सोशल मीडिया पे तस्वीर है, बिल्कुल पैनिक नजर आया, कभी सर पकड़ रहे हैं, कभी अपने बालों को नोच रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब एक पैनिक की सिचुएशन पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में थी। मेरे ख्याल में हमें भी पुरसुकून रहने की ज़रूरत है। हमारी टीम में सलाहियत है, अच्छी प्लानिंग अगर हम करें और अपने जो कार्ड्स हैं वो बेहतर अंदाज में खेलें
तो पाकिस्तान ये T20 सीरीज बराबर कर सकता है। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमसे बात करने का। अब्दुल्ला तुम्हें हंसी मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हम वैसे इतने जज्बाती हैं हर मामले को लेकर और पर्टिकुलरली क्रिकेट को लेकर, तो ये बाल नोचना या नाखून चबाना या दीवार पे सर मारना या टीवी भी तोड़ देना, ये तो बड़ी नॉर्मल बात है हमारे यहाँ। वो वहाँ बैठे हमारे प्लेयर्स हमारे बारे में ही फिक्र कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में ये कराची में इतनी बारिशें होंगी, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही आपको पता है कि टू मच बारिश हुई है, तो हो सकता है उधर बैठे हुए टेंशन उनकी इधर हो। ये हम वैसे जोक वाइज कह रहे हैं। इट्स वेरी ट्रू जो भट्टी साहब ने कहा है कि अगर आप इंग्लिश प्लेयर्स को देखते, दे वर सो रिलैक्स, सो चिल अबाउट इट, कि एक आपका डिमीनर, आपका टेम्परामेंट भी बड़ा काउंट करता है आपके प्ले में, और हम हमेशा से ही टेंशन में होते हैं, तो दैट नीड्स टू बी टैकल्ड। अच्छा, कैन आई ऑल्सो जस्ट से कि बहुत से कराची वाले हैं, उनको ये वर्ड जो रिजिलियंट है ना, कि हम कितनी टफ सिचुएशन में भी अपने आप को, अगर उस चीज़ से नफरत हो चुकी है। कल ऑलमोस्ट एक पूरा कैंपेन चला हुआ था सोशल मीडिया पे कि प्लीज़ हमें रिजिलियंट ना कहें, कि हमने और टेंशनें नहीं देखनी, आप हमें प्रोवाइड करें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमें आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ना पड़े। एंड आई टोटली अग्री विद दैट एज वेल। तो लिहाजा आई होप ये चीज़ें ना हो, दुआ करें कि ये मुल्क में एक्चुअली बारिशों की सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, कम ही रहे। अभी जो है हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे। हमें किसी ने लिखा है सकलैन अब्बास, जो कि कह रहे हैं कि खारादार में 98 आवर्स से बिजली नहीं है, ऑलमोस्ट 100 आवर्स। तो There are many areas like that still. और एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही हुमा के दिल से करीब ट्रिब्यूट हमने देना है, और ट्रिब्यूट दे रहे हैं हम प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना को। तो आज जी आपको बताएं कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स, प्रिंसेस डायना की 23rd बरसी है, और प्रिंसेस डायना 1 जुलाई 1961 को पैदा हुई है। एंड आई लाइक द फैक्ट दैट शी इज़ अ कैंसेरियन लाइक मी, तो लिहाजा मैं बड़ी फ़ैन रही हूँ, मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी एक ज़माने में। 1981 को उनकी शादी प्रिंस चार्ल्स से हुई। लेडी डायना को उनकी खूबसूरती की वजह से शोहरत तो मिली, लेकिन दुनिया उन्हें उनके सोशल वर्क की वजह से जानती है, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल, बिकॉज शी कुड हैव जस्ट बीन अ वेरी प्रिटी फेस, लेकिन वो जिस तरह सेल्फलेसली लोगों के लिए उन्होंने काम किया, एंड शी ब्रॉट अटेंशन टू अ लॉट ऑफ कॉजेज। और जिस तरह से एक डिज्नी की फिल्मों में प्रिंसेस का कॉन्सेप्ट था ना, वो उस पे पूरा उतरते थे, कोई उतरता है ना, तो वो प्रिंसेस डायना थी। प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स में अगस्त 1996 में तलाक हो गई, और ठीक एक साल बाद 31 अगस्त 1997 को लेडी डायना का पेरिस में रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ। इनकी आखिरी रसूमात में बरतानिया के शाही खानदान के अलावा कई बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने शिरकत की। 10 लाख के करीब अफराद ने लंदन की सड़कों पर लेडी डायना के जनाजे पर फूल बरसाए। 2 करोड़ अफराद ने इन रसूमात को TV पर देखा, और इनके 2 साहबजादे हैं, और अब तो उनकी भी शादियां हो गई हैं। आपको पता है कि इनकी जब इनकी डेथ हुई है, तो मैं इस्लामाबाद में रहती थी, और ब्रिटिश एम्बेसी ने कंडोलेंस के लिए अपने दरवाजे खोले हुए थे, एंड यू कुड गो देयर एंड राइट अ नोट इन द कंडोलेंस बुक, और आप फूल रख सकते थे वहाँ पे। बिल्कुल, और मैं वहाँ गई, और मुझे याद है मैं बड़ा रोई भी थी। एनीवे, कुछ तस्वीरें ज़रा इनकी देखें। क्या एक स्पीचलेस हो जाते हैं मन में इनको हम ये सोच रहे थे कि क्या बोलें, लेकिन शी हैज़ ऑलवेज बीन सो स्टनिंग। और पाकिस्तान के दौरे की भी इनकी बड़ी तस्वीर हैं। साथ ही साथ शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए भी फंड रेजिंग के सिलसिले में खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान, जो अब वज़ीर आज़म है, उस वक्त उनकी दावत पर यहाँ आई, और उनकी साबिका अहलिया की भी, उनकी साबिका अहलिया जमामा खान की भी बड़ी करीबी दोस्त हुआ करती थी। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों के ही ट्वीट्स पढ़ रही हूँ, और एक तो क्या ह्यूमर लेवल है आप लोगों का। एक्चुअली हमारा ह्यूमर ही है जो हमें इतनी अजीब और मुश्किल सिचुएशन से निकालता है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। बाहर से जब लोग कॉल करके पूछते हैं ना कि क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, और हम उस वक्त पानी में डूबे हुए बैठे होते हैं, फिर भी हम कोई जोक क्रैक कर देंगे, बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू गो अबाउट इट। तो लिहाजा माशाल्लाह आप लोग भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। कुछ सजेशंस आपने दिए हैं, क्या कर रहे हो भाई, शो बंद करवाओगे? ऐसे सजेशंस कुछ क्रिकेट के साथ भी सजेशन दिए लोगों ने। किसी ने कहा कि भट्टी साहब कह रहे थे यंगस्टर्स को लेके आए, फिर कह दिया वहाब रियाज को ले, फिर वहाब रियाज। आई टोटली एक्चुअली तब मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने कहा चलो भट्टी साहब ने कह दिया, क्या हो सकता है। तो जो सजेशंस आप लोग भेज रहे हैं कि शहर को किस तरह ठीक किया जा सकता है, आई एम सॉरी, हम ऑन एयर वो बातें नहीं कर सकते। बहुत से इलाके ऐसे मुझे लगता है कि रीबिल्डिंग से काम, दे हैव, वो रिपेयर से काम नहीं बने, दे हैव टू बी रीबिल्ड। वो पूरी सड़कें उखड़े क्योंकि वैसे ही उखड़ गई हैं,
और उसके बाद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो ना, अगर शहर हमारा जो जो इफेक्टेड एरिया आप चाह रहे हैं उनको उल्टा करें, इस तरह करके खाली करें और उसके बाद दोबारा से बने, नहीं हो सकता। इसी में से कुछ करना पड़ेगा और किसी को और माशाल्लाह जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है और उसके बाद जो सड़कें निकल रही हैं वो सड़कें नहीं है, वो सड़कें नहीं है, तो सिर्फ बजरी है और वो टूट फूट का शिकार कुछ आपको एक्चुअली यू वेरी राइट कि वो टूटी हुई सड़क से पता चल जाता है कि किस चीज़ की ये चीज़ बनी हुई है, एंड यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट एट दैट। बहुत ही बुरी सूरत हाल है, लेकिन अब मुताद्दिद इलाके शहर के नॉर्मलाइज हो चुके हैं। बाज़ इलाके हैं जहां पर अभी भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है, जैसे कि टावर है, सुरजानी के कुछ इलाके हैं और डीएच और क्लिफ्टन है। सबसे ज़्यादा तो एक्चुअली यही इलाके मुतासर हुए हैं और अभी तक यहाँ पर इम्कान नहीं नज़र आ रहा कि बिजली वापस आए या फिर पानी यहाँ से उतरे, क्योंकि है ही नहीं कोई ड्रेनेज का सिस्टम। अच्छा जी, इसी पर हमने बात करनी है। सईद गनी साहब हमारे साथ हैं, सूबाई वज़ीर हैं और अच्छा चलें वो हमारे साथ थे, लेकिन रब्ता अभी दोबारा से हम बहाल करने की कोशिश करेंगे और एक्चुअली अच्छा ही हमें थोड़ा सा मौका मिल गया है बिफोर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करें, बिकॉज हम इनसे क्या पूछें। हम हर बारिश के बाद, हर सिचुएशन के बाद गनी साहब से बात तो करते हैं और वो जवाब भी देते हैं, लेकिन अब वो मतलब अगर इतनी बड़ी आफत आए, उसके 5 दिन भी गुजर जाए, उसके बाद भी कुछ ना हो रहा हो, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द मैनेजमेंट और उन लोगों की प्लानिंग। We'll talk about that later. हाँ, वैसे मैं बात बताऊँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शहर में जितनी बारिश हुई है उसके बाद बड़ी जल्दी जिंदगी एज इन बाज़ इलाकों के अलावा, पर्टिकुलरली ये जो एरियाज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अभी बार बार, इनके अलावा बड़ी जल्दी शहर नॉर्मलाइज होने की तरफ वापस आया है, तो मुझे इससे बुरे की तवक्को थी। अच्छा हाँ, चलिए हम तो then that goes to tell you कि लोग जो हैं वो the word that we don't like anymore resilient, इसकी वजह से आप चुप करके बैठ तो नहीं सकते। बट एक और चीज़ जो शॉकिंग है, भी ये जो अभी एनडीएमए और सबने मिलकर नालों की सफाई की थी उसका कुछ फायदा शायद हुआ, क्योंकि अगर वो ना हुआ होता तो शहर के वो इलाके जहां पर पिछली बारिश में आपको याद है गुज्जर नाले के अतराफ के जो इलाके थे जहां पर पानी भरा था और क्या हाल हुआ था, वो हाल नहीं हुआ इस दफा उन इलाकों का, और ये कंटोनमेंट वाले इलाके जो है ज्यादा मुतासर हुए। तो चाहे तो आप इस बात पे खुश हो जाएं, चाहे तो आप फिर कहें कि ये पहले क्यों नहीं हुआ और इस बात पे और गुस्सा कर लें, मतलब इट्स रियली अप टू यू, बिकॉज हाल तो आपके सामने ही है सारा। अच्छा जी, लेकिन एक सवाल बिल्कुल बनता है और वो सवाल ये है कि जब सालों पहले पंजाब में और लाहौर से सर्विस का आगाज़ हुआ था 1112, जब वो सर्विस अब पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सूबे में चल रही है और बड़ी कामयाबी से चल रही है और एक ज़बरदस्त मॉडल है जिसको बड़े आराम से फॉलो भी किया जा सकता है, तो ऐसी कोई सर्विस पाकिस्तान में क्यों नहीं है? और हम देखते हैं पाकिस्तान में क्यों कह रहे हैं, आपका मतलब है कि कराची में क्यों नहीं है? पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सरकारी सतह की कोई रेस्क्यू सर्विस ना होने का नुकसान एक बार फिर सामने आया है, और ऐसा ही रहना है तो निजी इदारों की सलाहियत और कारकर्दगी बढ़ा दी जाए। यहाँ पर ईदी छिपा वगैरह की हम एम्बुलेंसेज देखते हैं, लेकिन जाहिर है कि एक कामयाब मॉडल 1122 का हमें पंजाब में काम करता हुआ नजर आता है, चाहे फायर फाइटिंग का सिस्टम हो, चाहे लोगों को कैलामिटी और डिजास्टर से निकालने का हो, या फिर तिब्बी सहूलियात के लिए अस्पताल पहुंचाने का। दैट इज अ मॉडल दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन कराची। ऑलरेडी पाकिस्तान में वो मॉडल मौजूद है, ये नहीं कि आपको कहीं और जाके लाना पड़ेगा, साल अब तो 15-20 साल होने वाले होंगे exactly, तो लिहाजा आपने तो रेप्लिकेट करना है, बट द विल हैज टू बी देयर। और हम आई एम सॉरी अगर कोई कहेगा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी सिंध के जो रखवाले हैं, वाली वारिस हैं, उनसे बात करते रहते हैं, तो वो हमेशा अपनी इंटेंशन ज़रूर बताते हैं कि जी हमारी इंटेंशन बड़ी अच्छी है, यही करेंगे। सॉरी, इफ़ यू हैव नॉट डन इट सो फार, यू नेवर इंटेंडेड टू डू इट, तो अब ही कर लें। अब रहा क्या है पीछे, आप क्या चाहते हैं कि 2 हिस्सों में हो जाए, तो लिहाजा यू रियली हैव टू लुक इनटू इट। सबसे बड़े शहर कराची में एक मयारी सरकारी रेस्क्यू सर्विस का वजूद नहीं है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। किसी भी हादसे या हंगामी हालात में सरकारी रेस्क्यू सर्विस की शदीद कमी महसूस होती है, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देख ही लिया। पीपल्स पार्टी जो पहले भी सिंध पर हुक्मरानी करती रही है, अब इसे लगातार हुकूमत करते 12वां साल है। कितनी बार हम रिपीट करें, 12 साल बहुत बड़ा अरसा होता है टू डिसाइड कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो आपको लोग देख रहे हैं उनके लिए भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बड़ा अरसा है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक शहरी इलाकों में 1 लाख अफराद के लिए कम से कम 1 एम्बुलेंस होनी चाहिए। कराची में 3 लाख अफराद के लिए सिर्फ 1 एम्बुलेंस है, जिनमें फौरी तिब्बी इमदाद की सहूलतें भी मौजूद नहीं है। वो एम्बुलेंस नहीं होती, वो बस पिकअप होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो एक वैगन होती है, वैन होती है, जिसमें बस आप डाल के डेड बॉडी या फिर मरीज को लेकर जा सकते हैं। उसमें कोई सहूलत एज सच नहीं होती है। आमतौर पर सड़कों पर ईदी और चीपा की एम्बुलेंसेज ही हमें नजर आती है। हुकूमती आदाद और शुमार के मुताबिक सिंध भर में सरकारी एम्बुलेंसेज की तादाद 635 है, 580 चल रही हैं, और इनमें भी कराची में सिर्फ 11
वैसे मजाक लगता है ना। हाँ नहीं, दोबारा से बताओ कराची में क्या? अब्दुल्ला मैं नहीं मानूंगी, दोबारा बताओ। वो उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी ना चीपा और ईदी पे। कराची में हुकूमती जो एम्बुलेंसेज हैं उनकी तादाद सिर्फ 11 है अपेरेंटली। ठीक है, और सूबाई हुकूमत ने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की थी, वो भी फंड्स ना होने के बाद बंद हो गई। सिंध हुकूमत आवाम की सेहत को वो तो मर्जर आई गेस चल ही रहा है कि दावे करती है, लेकिन सूबे में एक मयारी रेस्क्यू सर्विस नहीं है और इससे संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक्चुअली हम यहाँ सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ एक कंप्लीट रेस्क्यू सर्विस की बात कर रहे हैं जो इन हालात में भी निकाले। और बाय द वे हम विजुअल्स जब देख रहे हैं तो ऐसे में हम यकीनन तारीफ करना चाहेंगे पर्टिकुलरली रेंजर्स सिंध की, सिंध रेंजर्स की और दीगर इदारों की जिन पुलिस में जिसमें शामिल हैं, और ईडी और एनजीओज भी, और के इन्होंने जिस तरह से लोगों को निकाला है कश्तियों में, लिटरली बाज़ इलाकों में लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आउट हियर कि आप रेंजर्स की बात कर लें या फिर सिक्योरिटी एहलकार की बात कर लें, किसी की भी आप बात करें, ये इनकी प्राइमरी जॉब नहीं है। दिस इज नॉट वाई दे आर। ये पूरी फोर्सेस जो हैं ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बारिशों में नहीं बनाई गई, लेकिन जो तूफान हो, जो कयामत पाकिस्तान में आती है, आते यही हैं हेल्प करने के लिए। और ये हमने नोटिस डबल रिस्पांसिबिलिटी हो गई थी ना सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स की, तो डबल इसलिए रिस्पांसिबिलिटी थी क्योंकि हम मुहर्रम के प्रोसेशंस भी थे और साथ साथ ये कैलामिटी भी चल रही थी, तो उसको भी मॉनिटर करना था। एंड कैन आई जस्ट पॉइंट आउट हियर अब्दुल्ला, कल क्योंकि जब मुहर्रम की सारी हम टीवी पे ही देख रहे थे, तो जो उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो इतने स्पॉट ऑन थे और इतने अच्छे थे कि आप सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये फोर्सेस जो काम कर रही हैं ये कितनी डिवाइडेड है, कि ना सिर्फ कि इनको लोगों को रेस्क्यू करना है, फिर रिहेबिलिटेट करना है, साथ आपने ये सारे मजलिसों के लिए और ऑब्वियसली 9-10 मुहर्रम के लिए आपने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। इट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन यस्टरडे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फैसल ईदी साहब ने और उनसे बात करते हैं। फैसल ईदी साहब, शुक्रिया। फैसल ईदी साहब, पिछले 4 दिनों में कराची में बहुत ही परेशान कर देने वाले हमने हालात व वाक़यात देखे हैं। आपने इमदादी कार्रवाइयों के दौरान क्या कुछ देखा, और जो आपने इस बार देखा, बारिश तो इससे पहले भी हुई है लेकिन जाहिर है ये अनप्रेसिडेंटेड थी, इससे पहले क्या कुछ ऐसा देखा था इस शहर में? तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी नशीबी इलाके हैं उन सब में पानी भरा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। बिजली 3-3 दिन 4-4 दिन हो गए हैं, बहुत सारे इलाकों में नहीं आई है। अब गैस भी जो है वो आना बंद हो गई है, पानी साफ पीने के लिए नहीं मिल रहा। मेरे मोहल्ले के अंदर लोगों ने अब काफ़ी हद तक नकल मकानी कर ली है और हर जगह पे ये हुआ है। मलीर के इलाके में इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो गंदा जो फुजला होता है, सनती फुजला, वो फेंका हुआ था, तो वहाँ के कितने गोट हैं जिनको बीमारियाँ लग गई हैं, इनके जिस्म पे जो है वो गंदा मतलब बारिश का पानी इनके इलाकों में घुसा है, इनके घरों में घुसा है, तो उनके पूरे जिस्म पे जख्म आ गए हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। और फिर नालों पे जो है वो मकान बन गए हैं, इंडस्ट्रियां बन गई हैं, फैक्ट्रियां बन गई हैं। अब जो है हमारे इलाके जो नशीबी इलाके हैं, अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ पे इजेक्टर थे। इजेक्टर वो होती थी चीज़ जिससे बारिश का पानी बाहर फेंका जाता था, उन सबको नीलाम कर दिया है यार सिटी गवर्नमेंट ने। मुख्तलिफ औकात के दौरान सारे हमारे पंपिंग स्टेशन नीलाम कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। आज चौथा 5वां दिन है हमारे यहाँ घर के नीचे पानी खत्म नहीं हुआ। मैंने एक बिल्डिंग में इजेक्टर खत्म किया गया, पंपिंग स्टेशन, तो वहाँ पे मैंने केस किया है, तो जजों ने हमारे खिलाफ फैसला दिया। ये इजेक्टर जो है इसको, ये अम्यूनिटी प्लॉट है, आपने इसको कमर्शलाइज कर दिया है, इसको वापस से अम्यूनिटी करें ताकि लोग परेशानी में ना जाएं। अब देखें 6 दिन हो गया, अगर हमारा ये इजेक्टर सही तरीके से काम कर रहा होता, इसके पंपिंग स्टेशन सही तरीके से काम कर रहे होते, तो हमें इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन दिस इज शॉकिंग, खासतौर पे मतलब पंपिंग स्टेशंस भी अगर आप वहाँ ना रहने दें, तो क्या आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ कभी बारिश होनी नहीं और हमारे यहाँ इतनी तो कभी भी नहीं होगी? साहब ये फरमाइएगा कि आप लोग कई दिहाइयों से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और हर मौके पर जाहिर है आप अपने वालिद साहब के साथ भी हमें नजर आते रहे हैं उनकी ज़िंदगी के आखिरी सालों में। अब इन बारिशों के दौरान ईदी रज़ाकारों को किन मुश्किलात का सामना आ रहा है? क्योंकि जाहिर है हम लोग इनको वी लुक अप टू देम, लेकिन जाहिर इंसान तो ये भी हैं, ये भी तो मुश्किल में आ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे लोग मकामी इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलके बहुत सारी जगहों पे काम करते रहे हैं और लोगों को जो फंसे हुए थे उनको निकाला है। हमने हज़ारों लोगों को, हमारी कश्तियाँ उसके ज़रिए हमने निकाला है और
बहुत सारे जो मिसिंग थे उनको भी तलाश किया है। और जो है वो हमें परेशानी जो हुई ना, हमारा इक्विपमेंट जो है वो हमारे इंजन जो है किश्तियों के वो 15-15, 17-17 साल पुराने हैं, वो बार बार बंद हो जाते हैं। हमने हुकूमत को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कितनी दफ़ा लिखा कि हमारा 12 करोड़ रुपए का टैक्स आपने जो लिया है, हमने सामान मंगवाया वो वापस करें, तो हमें दीगर इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो सुनते ही नहीं है। 3 सालों से हम लेटर लिख लिख के थक गए, वो जवाब ही नहीं देते। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप माने हमारी बात को, हमारे पैसे वापस करें ताकि हम जो है वो चीज़ें खरीदें। और अपनी, हमारा सिर्फ ये कराची का मसला नहीं है, आप भले कराची को ना समझ के दें यार, आप पाकिस्तान में हमारा पूरा इदारा मौजूद है, आप पाकिस्तान के लेवल पे हमें मदद कर दें, आप ये सोचें। हमारे यहाँ बेहिसी है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे जो मिनिस्ट्रियों में ऊपर बैठे हुए होते हैं लोग, ये सुनते नहीं है, हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई सुनती नहीं है बात हमारी। तो हमारे पास लेटर पड़े हुए दर्जनों के हिसाब से जो हमने इनको लिखे हैं, ये जवाब ही नहीं देते हैं किसी को। बड़ी ताज्जुब की बात है, अगर फैसल ईदी साहब आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा ना, तो आई वंडर कि किसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जिसका नजर आ रहा है कि अगर कोई काम करता है तो वही करते हैं, तो उनको भी अगर रिस्पॉन्ड ना, तो मेरा ख्याल है अगर ईदी फाउंडेशन कोई लेटर लिखे जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बार बार कि पैसे वापस कर दें क्योंकि सामान खरीदना है, तो फिर शर्म आनी चाहिए ऐसे मामलात में तो उन लोगों को जो इस पे कान नहीं धर रहे हैं। शायद शर्म ही आ रही होगी इसलिए आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, पता नहीं खैर क्या है। फैसल साहब आपसे फाइनली ये पूछना चाहते हैं कि अब सिंध में ऑब्वियसली सरकारी सतह पर कोई रेस्क्यू सर्विस तो है ही नहीं, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि कुछ होने वाला है इधर, तो इसलिए जो भी उम्मीदें हैं वो आप ही से हैं। तो ईदी फाउंडेशन को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर क्या कुछ चाहिए, क्या आप समझते हैं कि आपके पास हो तो आप लोग बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं? और वैसे तो हुकूमत अपनी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद करें तो किस तरह करें? नहीं, सिंध के अंदर हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड का सिस्टम मौजूद है, बहुत अच्छा है, इनकी प्रॉपर्टियाँ बहुत अच्छी हैं, बस इनमें थोड़ा सा ध्यान की ज़रूरत है। अगर सिंध गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट मिल के सिंध के अंदर रेस्क्यू सर्विसेज जैसे सिविल डिफेंस है उसका भी अच्छा खासा बजट है, और इन दोनों को मैं तो कहता हूँ मर्ज कर देना चाहिए। फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज को जो है वो इम्प्रूव करना चाहिए, उनको इंजन दें, उनको ट्रेनिंग्स दें, और रजाकारों की एक फोर्स तैयार करें जो सिविलियन साइड पे हो, या मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे जो है वो इनको फायर ब्रिगेड सर्विस के साथ जो है वो जॉइंट होना चाहिए, और इनको लाजमी करार देना चाहिए। जो कॉलेजेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हों जिनको लाजमी करार दें कि वो अपनी या तो फौज की सर्विसेज में जो है वो हिस्सा लें, या सिविल सर्विसेज जो लोगों को सर्व करती हैं उसका हिस्सा बने 3 महीने 6 महीने तक जो है वो, ताकि इनकी ट्रेनिंग्स भी हों, छोटे छोटे कोर्सेज भी हों, और जो है वो वक्त आने पे हमारी जो शहरी आबादी है या देही आबादी है उनके काम आ सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका फैसल ईदी साहब। आपको याद है लड़कियों की भी एक रिक्वायरमेंट होती थी, वो एनसीसी की एक ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद स्काउट्स होते थे, या शायद अभी भी होते होंगे, एफएससी में 25 या 20 नंबर होते थे और खत्म हो गया फिर ये सिलसिला। इन सारी चीजों से ज्यादा होता था एक जज्बा, जब आपको लग जाती थी ना वो चीज कि हाउ यू कैन बी ऑफ सर्विस ऑफ यूज, तो फिर कभी ऐसे इस किस्म की कैलेमिटीज होती थी तो आपको वो चीज याद आती थी एंड यू वांटेड टू डू दैट। और सिविल डिफेंस के इदारे और ये सारी चीजें, जब नौजवानों को ये बताया जाता था कि किस तरह से मुश्किल हालात में आपने मदद करनी है लोगों की, ये सब चीजें वापस से निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। और फिर उनको कॉल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दे न्यू व्हेन दे विल बी रिक्वायर्ड। तो ये हमारे, बिल्कुल यू आर वेरी राइट, कि हमारे ये निसाब का हिस्सा बनना चाहिए दोबारा से। पूरी दुनिया में हमारी कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट है, बच्चों को पेनल्टीज के लिए भेजा जाता है कि कम्युनिटी सर्विस करके आए। हमारे यहाँ एक ऑलरेडी सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया। अब हमारे पास रिसेंटली एक ही वॉलंटियर सर्विस बनी है, जिसका मैं क्या जिक्र करूं क्योंकि वो भी नजर नहीं आई, हालांकि वो काफी काम कर सकते थे। टाइगर फोर्स। हाँ, Noor Manviwala is with us. Noor, thank you so much for coming and thank you so much for writing what you did. बहुत ही एहसास होना चाहिए, बहुत ही फील करना चाहिए। बहुत दफ़ा लोग, अभी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक में, कि अब जो DHA, क्लिफ्टन और ये सारी जगह जो कि बाकी कराची को लगता था कि ये बड़े प्रिविलेज्ड हैं, एवरीबडी इज़ इन द सेम बोट नाउ। आपको ये महसूस हुआ? यस, मुझे ये डेफिनेटली महसूस हुई थी, एंड actually it happened because a lot of our colleagues on the way to work got stranded for 6 to 7 hours and we were helpless, we didn't know what to do. तो मेरे ख्याल से it came out of a place of anger, helplessness,
and a lot of sadness about my city. अच्छा, एंगर की जो आपने बात की है ना कि ये बिल्कुल सही एक इमोशन जो है बहुत कराची वालों का, वो एंगर और वो फ्रस्ट्रेशन निकली है कि ये कोई जो इस वक्त हालात हुए हैं ये कोई नए हालात नहीं है, ये तो अब एक एक्सट्रीम पे देखा है, बट दे वर गेटिंग देयर, जिसके बारे में हम भी जिक्र करते हैं। आज हम बारिशों की बात कर रहे हैं, इससे पहले कराची में हर रोज की टारगेट किलिंग होती थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम एक नॉर्मल बात थी। सो कराची हैज सीन अ लॉट। हम जब कराची की बारिशों की तबाहकारियों की बात करते हैं, कोई एक फिनोमेना नहीं है। You know, you have studied law abroad, और आप जब वापस आ रही थी, you were born and brought up here. तो क्या सोचा था कि वही हालात होंगे जिसमें जाऊंगी, या फिर सोचा था कि शायद नहीं जाती, यहीं पे रह जाती हूँ? Actually, I did think of staying in London, but I wanted to come back क्योंकि my home is here, my family is here. And जब मैं वापस आई थी, I was so full of hope that you know this is my city, things are getting safer, things are happening. अब बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। जो हुआ भी। हाँ, भी। हाँ, and now as someone in the younger generation of this country, the only way to express it is you feel very let down. हाँ, ये आपने अच्छी बात की। और ये यंगर जनरेशन तो ख़ास तौर पे लगता है कि ये सोचती होगी कि हमारे लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कि इस चीज़ को हम किस तरह संभालेंगे या हम किस तरह बेहतर लेके जाएंगे। आप कब से लिख रही हैं? क्योंकि ये आपकी जो एहसास है जो आके आपने लफ्ज़ों में डाला है, ये कोई नया नहीं लग रहा, लगता है कि आप काफ़ी अरसे से लिख भी रही हैं पोएम्स वगैरह। मैं 1 साल से तकरीबन पोएट्री लिख रही हूँ। फॉर मी इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन and I've been doing it in my room. गाती भी हैं आप? जी बिल्कुल। क्योंकि आपके अंदाज और आपकी आवाज़ माशाल्लाह डिलीवरी के अंदाज बहुत अच्छी थी, तो हमें लग रहा था कि आप शायद कुछ गाते हो। अब अंग्रेजी में ही गाती भी हैं और जी ज़बरदस्त, और शायद सीख भी रही हैं। Yeah, I also study music. अच्छा, we would like अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हुई ये जो कराची के हालात के हवाले से, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कराची के हालात के हवाले से खूबसूरत अल्फाज, I would like नूर के आप कोई इसमें से चंद जो आपको लगता है कि आपके दिल को छुआ है वो ज़रूर आप पढ़ के सुनाएं हमें। So there's a part that I think reflects on the hopelessness of the youth, so I'll just read that out. Karachi, I know your heaving smoke-filled lungs are dying to sing out all that's been left unsung. The tales of how they promised you prosperity, gave you this facade of unity, and one day left you used, bruised, and cut off your tongue. Wonderful. Beautiful. और ख़ास तौर पे आपने स्मोक फिल लंग्स की बात की है, तो इधर हम अपने एनवायरनमेंट को भी ज़रूर लाएंगे, बिकॉज बहुत सी दुनिया है, बहुत से लोग हैं जो बड़ा निगेट करते हैं जी क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है। ये जो इस वक्त तबाहकारियाँ आप देख रहे हैं ना, ये इसी वजह से हैं। आप ना करते रहें, लेकिन ये चीज़ें और ज़्यादा बुरी होंगी। मतलब कि ये को रिलेशन आप पढ़ लें इस बात को और आप समझ लें, बिकॉज कभी कभार वाकई लगता है कि आप यूज़ भी हो गए, अब्यूज़ भी, सब कुछ हो गया, लेकिन जिसको बात समझ आनी चाहिए, जिनको जो प्लानर्स हैं हमारे, जो डिसीजन मेकर्स हैं हमारे, उनको लगता है कि अभी तक ये बात समझ नहीं आई। बिल्कुल। और अब बहुत सी जगहों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम देख रहे हैं कि जनाब एहतजाज करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, पिटिशन देंगे। शहजाद कुरैशी साहब भी कल चीख के बोल रहे थे कि हम ज़रा ऑडिट कराना चाहते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा नूर, फाइनली ये ज़रूर बता दें कि बहुत से ऐसे फोरम्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कॉल दी हुई है, आज भी हैं, कुछ वेडनेसडे को भी कहा जा रहा है, और बड़ा एक पुश किया जा रहा है लोगों को कि अभी भी ना निकले तो क्या फ़ायदा, फिर आप चुप करके फिर बर्दाश्त करो सब कुछ। क्या कहेंगी आप कि चेंज कैन बी मेड दैट वे, और कैसे आएगा चेंज? I'd say कि हर कोई इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। For example, I write poetry, someone else could do film, someone else could provide funds. So even if I can maybe reach out to 5 or 10 people and get them to do what is in their capability, I would have fulfilled my civic duty as a citizen of this country. So I think change can be made. बस आपको, हाँ, आपका ये बड़ी तसल्ली हुई सुन के कि आप लोग अभी तक, ये जो नौजवान नस्ल है अभी तक होपफुल है और आपको लगता है कि चेंज कैन बी मेड। कोई और देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो लिहाजा ये पीसफुली प्रोटेस्ट करना बिल्कुल आपका राइट है और आपको करना भी चाहिए। जिस तरह नूर ने लिखा है, आप
आप अगर प्रोटेस्ट कॉल हो रही है तो एक जगह इकट्ठे होके जमा होके अपनी पावर उस तरह आप दिखा सकते हो दैट यू मीन बिजनेस के इस बार अगर चीज़ें ना बदली तो दिस इज़ नॉट गुड। लोग ही हैं जो डिमांड कर सकते हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वो जो वोट है जो बड़ा काउंट करता है वो भी आप ही के हाथों में है। अगर आपको नजर आ रहा है कि चीज़ें नहीं सही लतीफ़ा जो है, शायरी हो गई, मौसीकी हो गई, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गई, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होते हैं अपने प्रोटेस्ट का, एंगर का, अपने जज्बात का। तो आप ये सब इस्तेमाल करें अगर आप इसमें अच्छे हैं और बहुत से पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है उसमें भी ज़रूर हिस्सा लें। नूर, होपफुली अगली दफ़ा जब आप आएंगी तो गिटार लेके आएंगी और हम आपसे गाना सुनेंगे। ऐसा और इसको आप बेशक या फिर इससे और ज़्यादा चीज़ें इसको भी आप कंपोज कर सकती हैं या और कोई चीज़ भी हम आपसे सुन सकते हैं। क्या ही बात हो कि नेक्स्ट टाइम हम नूर से मिले तो कराची के हालात सडनली इतने बेहतर हो गए हो कि ये रेलेवेंट ना रहे चीज़। हम तो चाहते हैं, वरना ऐसी शायरी कुछ पोइट्री हम देखते हैं 100 साल पुरानी, वो आज तक रेलेवेंट होती है और कभी कभार इस बात की खुशी नहीं होती बिकॉज चीज़ें बेहतरी की तरफ आनी चाहिए। नूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। ज़बरदस्त जी। तो लिहाजा यंगस्टर्स जो हैं वो ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं और वो हम कहते हैं ना कि दे डोंट फील कि उनको क्या है, जल्दी से इंस्टाग्राम पेज में पूछ लो क्योंकि इनका पोइट्री का पेज है, जल्दी से आप बताएं। नूर मानवी वाला, आज नूर मानवी वाला इनका पेज है, आप इनको जरूर फॉलो करें। इनकी ये शायरी और भी शायरी मौजूद है वेरी स्ट्रांगली कि उनके शहर के साथ क्या हो रहा है। तो लिहाजा ये आप भूल में ना रहें कि जी इनका क्या है, ये प्रिविलेज ना बाहर चले जाएंगे। क्यों भाई, ये बाहर से वापस आ रहे हैं, दे वांट टू मेक अ चेंज। और बड़ा अच्छा लगा जब हम ऐसे नौजवानों से मुलाकात करते हैं जो अपने मुल्क के लिए दर्द महसूस करते हैं और कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो इट फील्स रियली नाइस कि हमारे नौजवान कंसर्न्ड हैं एंड दे एक्चुअली वांट टू ब्रिंग सम चेंज। और ऐसे लाखों करोड़ों नौजवान हैं और नौजवानों में भी वैसे यूनिटी थोड़ी सी हमें इसलिए चाहिए बिकॉज बहुत से नौजवान ये समझते हैं कि कुछ बहुत से ऐसे हैं जो इतने प्रिविलेज हैं कि वो कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन प्लीज उनको जरूर इस सेंस से देखा करें कि वो प्रिविलेज्ड हैं, वो बाहर जा सकते हैं, बट दे चूज टू बी बैक। तो जब अब चॉइस बीच में आ जाती है ना तो फिर आप उनके दिल का हाल देखिए कि जब हम लड़कियों को देखते हैं ना तो और ज्यादा खुशी होती है कि वो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि लड़कियों की कंट्रीब्यूशन के बगैर हम एज अ नेशन आगे नहीं बढ़ सकते। बेशक बेशक। नेशन की बात हो रही है तो नेशनैलिटी की बात करेंगे। और अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, और टाइम कम रह गया। जल्दी से आपको बता दें कि दोहरी शहरियत यानी डुअल नेशनैलिटी वाले इंतखाबात में, इलेक्शंस में हिस्सा ले सके और ये हाँ जी, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना इसके लिए तैयारी पकड़ रही है। एक्चुअली ये हुमा कहना चाह रही थी जो इनके मुंह से निकल नहीं रहा था क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि ये किसको फायदा होगा इससे। चलिए वो तो छोड़ें, लेकिन इमरान खान साहब के अगर पुराने बयानात उठा के देख लेना तो एक तवील फहरिस्त निकल आएगी दोबारा इस सिलसिले में। साहब की अपनी पार्टी के लोग, मुझे तो फौजिया कसूरी बार बार याद आती हैं जिस तरह उनको अपनी नेशनलिटी छोड़नी पड़ी थी। आईनी तरमीम करना होगी। दरअसल ऐसा हुआ तो ज्यादा फायदा किस जमात को होगा? एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल सकता है। 2 रोज पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना की राय है दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर आज़म भी यही चाहते हैं। फवाद चौधरी ने दावा भी किया कि फैसल वाडा ने इलेक्शन लड़ने से पहले दोहरी शहरियत छोड़ दी थी। काबीना की अक्सरियती राय है तो हुकूमत का फैसला यही है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने के लिए आईनी तरमीमी बिल लाया जाए। मैं अब भी समझता हूँ कि डुअल नेशनल्स के लिए बड़ा मुश्किल है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देना, और इसलिए कि अगर आप उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देंगे तो उनका जो पैसे का यहाँ पे स्पेशली इस्तेमाल होगा उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म की राय भी यही है कि डुअल नेशनल्स को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। फैसल वाडा ने पहले छोड़ दी थी, वो तो एक केस है जो उनके ऊपर है, ज़ाहिर उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले नेशनलिटी छोड़ दी थी। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर के बयान के बाद ये बहस जोर पकड़ रही है कि वफाकी काबीना और वजीर आज़म को अचानक दोहरी शहरियत वालों का ख्याल कैसे आया। सवाल ये है कि इस कानून साजी से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा। शायद हुकूमत का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब इस पे ज़रा हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ना। सरबरा पेल्डाट अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अहमद साहब, हुकूमत ने फैसला किया कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अब इसके लिए वो आईनी तरमीम लाएंगे, ज़ाहिर है। पहले तो ये बता दें कि ये पाबंदी लगाने का मकसद क्या था ताकि ज़रा बैकग्राउंड हम समझ सकें और क्यों दोहरी शहरियत वाले लोग इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है कि ये इस किस्म की पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान में है, दुनिया के कई मुल्कों में यही पाबंदी है।
और उसकी बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क के शहरी होते हैं तो आप उस मुल्क की वफादारी का भी हल्फ उठाते हैं, और जाहिर है कि आपका चूँकि इब्तदाई ओरिजिनल मुल्क पाकिस्तान है तो इसकी भी वफादारी आप पे लाजिम होगी, तो ये वफादारी किसी हद तक तकसीम हो जाती है। तो आपको किसी इम्तिहान में डालने के बगैर ये कोशिश की गई कि इस पाबंदी को आयद कर दिया जाए कि आप पाकिस्तान की असम्बलियों के अंदर मुंतखब ना हों, क्योंकि जब आएंगे तो फिर यहाँ की वफादारी लाजिम होगी। तो बुनियादी बात तो ये है। और दूसरी चंद बातें ये हैं कि आप जब बाहर से आते हैं तो आपको पाकिस्तान की जो बुनियादी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका उस तरह से इल्म नहीं होता। आप यहाँ पे मौजूद नहीं रह सकते, आप बैरून मुल्क भी क़याम होता है, यहाँ भी क़याम होता है, तो आप इस मुल्क के हालात और वाक़यात से वाकिफ़ नहीं होते। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इस पर पाबंदी थी, और इसी वजह से हमारे दस्तूर के अंदर ये पाबंदी मौजूद है। ये कोई आम कानून नहीं है, ये बुनियादी कानून है, दस्तूर का हिस्सा है कि आप किसी मुल्क की अब शरीयत इख्तियार करेंगे तो फिर आप हमारे यहाँ वफाकी या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऑलमोस्ट बहुत से और मुल्कों में भी ये एक शर्त होती है। ये बता दीजिएगा कि अगर ये पाबंदी ख़त्म हो जाती है तो हुकूमती अमूर चलाने में क्या ज़्यादा आसानी होगी? क्या पार्लियामेंट के इजलास में कोरम का मसला नहीं होगा? क्योंकि कुछ होंगे लोग, कुछ नहीं होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस सब से? मेरे ख्याल में तो कोई पॉजिटिव फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके नतीजे में, क्योंकि अगर आप कोरम की बात करते हैं तो कोरम का मामला ये है कि जो लोग बैरून मुल्क मुकीम होते हैं और दोहरी शहरियत के हामिल होते हैं उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी फिर लाजिम नहीं होगी। वो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि किसी वक्त असम्बली का इजलास हो रहा हो तो वो मुल्क से बाहर हों और वो इजलास में शिरकत न कर सकें। तो मेरे ख्याल में, और फिर जो हमारे यहाँ असम्बली के अंदर डिस्कशन का मयार है उसमें भी फिर हकीकत पसंदी शायद नहीं होगी कि वो मुल्क की वाक़यात और हालात का उस तरह से शायद उनके इल्म में नहीं होंगे जिस तरह से पाकिस्तान में मुस्तकिल क़याम करने वाले लोग होंगे। तो मेरे ख्याल में इससे कोई पॉजिटिव तब्दीली शायद नहीं आएगी, किसी हद तक शायद नेगेटिव तब्दीली आएगी कि उनकी हाज़िरी भी मशकूक हो जाएगी और फिर उनका पाकिस्तान के मामलात के बारे में इल्म ना होने की वजह से यहाँ पे डिस्कशन और कानून साजी और दूसरे मामलात में हिस्सा लेने का अमल भी उस क्वालिटी का नहीं होगा जिस क्वालिटी का होना चाहिए। पहले ये क्वालिटी मशकूक है और शायद ये मज़ीद इस बारे में इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अहमद बिलाल महमूब साहब, बहुत शुक्रिया। कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी और कोई पॉजिटिव हेल्दी चेंज नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेशंस बनेंगी इन द सेंस, एक तो एकदम से इस चीज़ पे बात करना बहुत ही पर्सन स्पेसिफिक लग रहा है कि 2-4 लोगों के लिए लगता है कि ये लॉ चेंज होगा। दूसरा ये कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का ऑलरेडी एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है और ट्रस्ट। अच्छा, और दूसरी बात ये हुमा कि ये तो बाहर का है, ये क्या बोल रहे हैं, इसको क्या पता? जो डुअल नेशनल्स होते हैं यूजुअली जिन बाहर रहते होते हैं, जो इलेक्शन यहाँ पे लड़ने के लिए आएंगे उनके पास बहुत पैसा होता है, तो वो हिसाब किताब कैसे होगा उनका? लोकल यहाँ जहाँ रहने वाला कंटेंडर है, मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप डॉलर मनी या पाउंड मनी या दिरहम्स को कन्वर्ट करके पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन पे स्पेंड कर रहे होते हैं, वो बहुत फर्क पड़ सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा किस तरह होगा, वरना तो आप ऑब्वियसली लोगों में जब आप उठ बैठ नहीं रहे, आवाम में नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है? बट इन प्रिंसिपल अब्दुल्ला, वो हद तो इलेक्शन कमीशन ने जो हद लगाई हुई हो तो होती है, लेकिन आपको पता ही है कि कौन उस हद को उसकी पासदारी करता है। स्पेंडिंग की बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम हुमा मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इन प्रिंसिपल आई फील कि आप पाकिस्तानी हैं, वेदर यू आर एन अमेरिकन पाकिस्तानी और ब्रिटिश पाकिस्तानी और व्हाटएवर, आप पाकिस्तानी हैं और वो आपका हक है कि आप आके अगर सर्व करना चाहते हैं तो देन यू शुड बी एबल टू। हमारे पास एडवाइजर्स हैं ना, बहुत सारे कर रहे हैं। फिर देखा है ना उन एडवाइजर्स के साथ हुआ क्या? अच्छा, हम मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पे आपसे इजाज़त लेते हैं और होपफुली आप खैर खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ बिजली नहीं आ रही है आज एटलीस्ट वहाँ पे बिजली आ जाए ताकि आप भी लोग कुछ सुख का सांस लें। बहुत से लोग एक दूसरे के घर पनाह लिए हुए हैं और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें यू वांट अस टू ड्रॉ आवर अटेंशन तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें, ट्वीट करें एंड टेल अस। एंड वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह सी यू टुमारो।